तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट को सीखा था। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट। तो जैसे कि लास्ट क्लास में तुमने ये चीज़ सीख ली है कि जो आपके सॉल्ट्स होते हैं उनको हम ब्रॉडली आपके 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं। सबसे पहला तो आपका ये कैटेगरी आती है कि आपके पास जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बना हुआ सॉल्ट है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या फिर दोनों ही कंपोनेंट आपके उसमें क्या होंगे, वीक होंगे, राइट। जिसमें लास्ट क्लास में हमने ये भी बातचीत कर ली है कि जब दोनों कंपोनेंट वीक होते हैं तब तो यार काम किया ही नहीं जाता, ठीक है, तब तो काम किया ही नहीं जाता है। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, दैट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अगर मैंने दोनों सेम बोल दिए तो अच्छी बात है, कर लेना ठीक। और दूसरा होता है जब आपके दोनों ही कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, बराबर। ये 3 कैटेगरीज आपको पढ़नी है। इन 3 कैटेगरीज में हम लोग उस प्रकार का जो सॉल्ट बनेगा, जो नया प्रकार का सॉल्ट बनेगा, उस नए प्रकार के सॉल्ट का हम लोग पीएच तक कैलकुलेट करना सिखाएंगे, ठीक है, कि पीएच उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो तुम्हें पीएच कैलकुलेट करना आता है, बट स्टिल फिर भी हमको सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि हमने जब पीएच कैलकुलेट करना सीखा था तो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का सीखा था, हमने सॉल्ट्स का नहीं सीखा था पीएच कैलकुलेट करना। तो अभी हम लोगों को पीएच कैलकुलेट करना भी सीखना पड़ेगा वापस से। किस चीज़ का? आपके सॉल्ट्स का। तो पहले 3 प्रकार के सॉल्ट हैं, तो ये वाले वीडियो में हम सिर्फ एक प्रकार का ही सॉल्ट कवर करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट वाला टाइप, उसके बाद फिर एक और। तो टोटल 4 टुकड़ों में आप लोगों का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो जो पहला वाला पार्ट है इसमें हम लोग ये सीख रहे हैं कि आपके पास यदि कोई सॉल्ट होता, अरे यार ये क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस, 2 मिनट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यानी कि आपने एक ऐसी रिएक्शन करवाई जिसमें एक बेस जो था वो स्ट्रॉन्ग था और जो एसिड था वो आपका कैसा था, वीक था। इन दोनों की रिएक्शन की वजह से जो आप लोगों का सॉल्ट बना, बराबर, वो सॉल्ट आप लोगों का कैसा है, जो भी है, उस सॉल्ट का अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है, उसके केएच का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ये सारी जानकारी हमको यहाँ पे क्या करनी है, आपकी कवर करनी है, ठीक है, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो टॉपिक में क्या बोला गया है, सबसे पहले उसकी फील लो। पहला पॉइंट वहाँ पे बोला गया है कि आपके पास जो एसिड है वो एसिड आपका कैसा है, वीक है, साफ साफ समझ में आ रहा है। और जो आपका बेस है वो बेस कैसा है, बताओ, वो बेस आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है, ये बात दिमाग में जा रही है, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वीक, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्ट्रॉन्ग? इट सिंपली मीन्स दैट कि कोई भी चीज़ पानी में जाने के बाद, मैं अरेनियस थ्योरी के रिस्पेक्ट से बोल रही हूँ, कितने H+, ठीक है, और कितने आप लोगों के OH नेगेटिव प्रोड्यूस करती है। अब अगर मैं वीक एसिड ऐसा नाम लेकर उस किसी को पुकारूंगी तो ये साफ साफ समझ में आता है कि अच्छा जो वीक एसिड है भैया तू, यानी कि ज़रूर तेरे अंदर पानी में जाने के बाद ज़्यादा H+ आयंस को प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका साफ साफ अर्थ यही होता है कि वो पानी में जाने के बाद अच्छी सारी क्वांटिटी में क्या क्रिएट कर सकता है, आप लोगों का OH नेगेटिव को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो अब तुम खुद सोचो, अगर इमेजिन करते हैं मेरे पास एक मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब जो अगर पानी में जाके डिसोशिएट होता तो डिसोशिएट होने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर से एक ही H+ दे पाता, ठीक है। और जो मैंने बाजू में बेस लिया है वो भी आपका कैसा लिया है, एक ऐसा बेस जो पानी में अगर जाएगा तो जाने के बाद वो अपने अंदर से ज़्यादा एक ही OH नेगेटिव दे पाएगा। ऐसे वाले मैंने एसिड और ऐसे वाले मैंने क्या किए, बेस चूज किए, ठीक है। तो देखो ये मान लेते हैं आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में मैंने एक एसिड को डाल के रखा है। अब वीक एसिड के नाम पर मुझे किसी को तो लेना पड़ेगा। अब मैं वीक एसिड के नाम पर भैया किसको उठाकर लेकर आऊँ, तो उठा लेते हैं वीक एसिड के नाम पर जो पसंद आता है। लेट अस इमेजिन हमने HA ले लिया। अब हम
एक HA से उम्मीद करते हैं, ध्यान से सीखेंगे समझेंगे, पूरी भाषा जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको वो याद नहीं रखनी है, जो आखिरी में रिजल्ट्स निकलेंगे वो ध्यान में रखना है। हाँ बट समझ में आना चाहिए ताकि तुम किसी और को समझा सको। एक HA से हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये एक HA जब डिसोशिएट होगा तो डिसोशिएट होने के बाद ये अपने अंदर से एक H पॉजिटिव बनाएगा, बट तुम तो जानते हो ये वीक है। अच्छा, और उसके अलावा हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगर मेरे पास 100 HA होंगे तो ये अपने अंदर से 100 H पॉजिटिव बनाएगा, बट ये तो पूरी दुनिया जानती है कि इट इज़ वीक। तो अब क्योंकि ये एक वीक एसिड है तो तुम क्या इससे ऐसी उम्मीद कर पाओगे कि भाई तू पानी में जाने के बाद ना 100 H पॉजिटिव बनाकर देना मुझे? कभी नहीं कर सकते, ये आपको कभी 100 H पॉजिटिव बनाकर देगा ही नहीं, नेवर नेवर नेवर। तो ऐसे केस में बताओ ये चीज़ क्या हो जाएगी आप लोगों के, बट इट इज़ वीक। ठीक है, बट इट इज़ वीक, ये तो आपका कमज़ोर है। क्योंकि ये कमज़ोर है तो ऑब्वियसली ये अपने अंदर से हमेशा आपको लेस देन 100 H पॉजिटिव पार्टिकल्स ही देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये पार्टिकल्स जो रहेंगे हमेशा कैसे रहेंगे? लेस देन 100 H पॉजिटिव पार्टिकल्स रहेंगे। ओके डन। अब मान लेते हैं आपने एक बेस लिया। अब आपने जो बेस लिया है ना भाई, वो बेस भी पानी में जाने के बाद अपने अंदर से एक OH निगेटिव निकाल कर आपको देता, यानी कि एक XOH अगर आप लोगे तो वो अपने अंदर से कुछ इस तरीके से आपको एक OH निगेटिव बनाकर देगा। अब लेकिन अगर आपने इसके 100 पार्टिकल्स ले लिए तो आप इससे पूरी उम्मीद ऐसी कर सकते हो कि अपने अंदर से 100 OH निगेटिव आपको देगा, क्योंकि ये स्ट्रांग है। अब क्योंकि ये स्ट्रांग है इसका मतलब यहाँ पे तो पार्टिकल्स 100 OH निगेटिव रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने OH निगेटिव है? यहाँ पे 100 OH निगेटिव है। अब इमेजिन करिए इन दोनों के बीच में आपने रिएक्शन करवाई। रिएक्शन का मतलब इन दोनों को आपने मिक्स किया। तो अब सोचो, अपने छोटे से दिमाग से सोचो कि जो बेस है वो बेस जब आया तो अपने साथ 100 OH निगेटिव पार्टिकल्स लेकर आया, लेकिन जब एसिड आया तो अपने पास 100 से कम पार्टिकल्स लाया। मानकर चलते हैं 82 पार्टिकल्स लाया। ठीक है, मैं कोई भी नंबर ले सकती थी, मैंने जस्ट एक रैंडम नंबर चूज किया। तो अब तुम बताओ H पॉजिटिव और OH निगेटिव के बीच में क्या होगा? H पॉजिटिव और OH निगेटिव के बीच में क्या होगा? H पॉजिटिव और OH निगेटिव के बीच में क्या शुरू हो जाएगी बताइए? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इन लोगों के बीच में क्या शुरू हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बात मानते हो? अगर इन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शुरू होगी तो तुम खुद अपना छोटा सा ब्रेन लगा के बताओ 82 H पॉजिटिव पार्टिकल्स इस 100 OH निगेटिव में से 82 OH निगेटिव के साथ क्या हो जाएंगे बताओ? कंबाइन हो जाएंगे, है ना? 82 OH निगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? आप लोगों का 82 पार्टिकल्स बना लेंगे वाटर के। लेकिन आपके पास जो सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन में अभी भी कुछ चीज बाकी रहेगी। क्या बाकी रहेगी? ठीक है, आपके पास बताओ क्या बाकी रहेगा? आपके पास रिमेनिंग सोल्यूशन में 82 वाटर के पार्टिकल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ में जो ये 18 OH निगेटिव के पार्टिकल्स बाकी रह गए जिनको रिएक्ट करने के लिए कोई नहीं मिला, वो भी तो बाकी रह गए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब जब आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कोई सॉल्ट बनाओगे तो वो जो सॉल्ट आप लोगों के हाथ में बनकर आएगा, उस सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन में आपके पास OH माइनस के जो पार्टिकल्स हैं वो लेफ्ट आउट रहेंगे, मतलब बचे हुए रहेंगे। अब क्योंकि किसी भी सोल्यूशन में यदि OH माइनस के पार्टिकल्स बचे हुए रहते हैं तो उस OH माइनस के पार्टिकल्स के प्रेजेंस की वजह से वो सोल्यूशन या फिर आप कह सकते हो वो सॉल्ट कैसे नेचर का होगा? बेसिक। और अगर कोई सॉल्ट या सोल्यूशन बेसिक नेचर का है तो पूरी दुनिया जानती है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो pH होगा वो कैसा होगा? ग्रेटर देन 7 होगा, बराबर। इससे हमें ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। मतलब पॉइंट नंबर 1 क्या होता है? व्हेनेवर यू मिक्स अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस यू गेट अ सॉल्ट, राइट? आपको एक सॉल्ट मिलता है। बट वो जो सॉल्ट होता है, अगर किसी ने पूछा कि उसका नेचर क्या है, मतलब वो जो नया सॉल्ट बना, क्या वो सॉल्ट न्यूट्रल है, क्या वो सॉल्ट एसिडिक है, क्या वो सॉल्ट बेसिक है, तो आप उसने भैया बताना कि नहीं यार वो सॉल्ट तो मेरा कैसा है, आप लोगों का बेसिक नेचर का है, उसका pH कैसा है? ग्रेटर देन 7 है, बराबर। यहाँ तक बात समझ में आई? ये नीचे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्यों वो बेसिक है।
ठीक है, क्यों वो बेसिक है, बराबर। अच्छा, नेक्स्ट वाले जो हम लोग केस कैटेगरी पढ़ेंगे ना, उसमें मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी 10 मिनट खाते हुए, वहाँ पे मैं डायरेक्ट बताऊंगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और वैसे ये चीज़ जब भी आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस वक्त भी आपके पढ़ाने वाले ने ये चीज़ एक्सप्लेन की ही होगी, क्योंकि उस वक्त भी आपके सिलेबस का ये पार्ट होता है। हाँ, अब ये बात अलग है कि नहीं पढ़ा है, वो अलग चीज़ है, या नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। ओके, तो अब पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। अब इससे हमें और क्या शिक्षा मिलती है। अच्छा, शिक्षा नंबर 2 या नोट्स नंबर 2। अब मैं असलियत में ना कोई एक वीक सॉल्ट ले ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ डेरिवेशंस करने हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले बनाने हैं, तो मैं एक वीक सॉल्ट ले ही लेती हूँ। ये HA HX लेकर क्या मतलब, कोई एक अच्छा खासा वीक सॉल्ट उठा लो, ज़्यादा ईजी होगा काम करना। तो मैंने एक सॉल्ट उठाया आपका CH3COONA, ठीक है, दिस इज नोन एज सोडियम एसीटेट। ये एक आपका बेसिक सॉल्ट है। क्यों ये आपका बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि जब इस सॉल्ट को बनाया गया था तो एसिटिक एसिड को लिया गया और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया। एसिटिक एसिड आपका कमजोर ठहरा, अच्छा, और आपका जो Na है OH वो रहा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब इसमें मैं क्या बताना क्या चाह रही हूँ तुम लोगों को, बताना मैं ये चाह रही हूँ कि आपके पास जो ये सोडियम एसीटेट है या फिर इसके जैसा कोई दूसरा भी अगर आपके पास वीक, ठीक है, अगर आपके पास कोई बेसिक सॉल्ट होता है जो कि एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, तो होगा कैसे कि आपके पास ये जो सॉल्ट होते हैं, आप जैसे ही इस सॉल्ट को इसकी मतलब स्टेप नंबर 1 लिखोगे, लेट अस इमेजिन आपने इसकी स्टेप नंबर 1 लिखी, तो तुम तो जानते हो कि हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जितने भी हमारे पास सॉल्ट होते हैं, हम ऐसा मानकर चलते हैं जितने भी हमारे पास सॉल्ट होते हैं, चाहे वो वीक से बने हुए हो या चाहे वो स्ट्रॉन्ग से बने हो, बट बनने के बाद जो नया सॉल्ट क्रिएट होता है वो सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे हम उसे अज्यूम करते हैं, ठीक है। उसको हम किसके जैसे अज्यूम करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे। यानी कि अगर मैं तुमसे ये कहूंगी कि रिएक्शन की शुरुआत में ये जो CH3COONA सॉल्ट है इसकी कंसंट्रेशन लेट अस इमेजिन C है, तो इससे बनने वाले CH3COO निगेटिव की कंसंट्रेशन भी C होगी और Na+ की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, C होगी। अब इसमें इसीलिए मैं इतना इसको बता रही हूँ मतलब फोकस पे लाकर, क्योंकि कई लोगों को लग सकता है कि नहीं यार ये तो वीक है, तो ये आपने इसको C-X क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने पहले ही सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट में चीज पढ़ ली है कि जितने भी हम सॉल्ट्स लेते हैं उन सॉल्ट्स में हमारा सबसे बड़ा असम्पशन यही होता है कि वी कंसिडर ऑल सॉल्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हम इन सभी को किसके जैसे कंसिडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसे ही कंसिडर करते हैं। अब होता कैसा है, तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तो देखा ही है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, उस प्रीवियस वीडियो से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज जो स्ट्रॉन्ग से आ रही हो, अब जैसे पूरी दुनिया जानती है कि Na+ का मतलब क्या होता है, NaOH होता है, और CH3COO नेगेटिव का मतलब क्या होता है, CH3COOH होता है। पूरी दुनिया जानती है कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग वाले लोगों की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ये बात तो जानते हो ना, स्ट्रॉन्ग वाले लोगों की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। अच्छा, और CH3COOH क्या है, ये वीक है, सिर्फ वीक कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इसका मतलब जब ये सॉल्ट ब्रेक हुआ कैटायन और अनायन में, तो इसका कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, इसका अनायनिक पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा। इसका कौन सा वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, अनायनिक। कैसे करेगा वो मैं बताती हूँ, बट कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, अनायनिक। तो देयरफॉर क्योंकि इसका अनायनिक पार्ट हाइड्रोलिसिस कर रहा है, देयरफॉर स्टेप लोगों का पॉइंट नंबर 2 ये होना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई एक ऐसा सॉल्ट हो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना हो, तो उसके अंदर कौन सी कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलिसिस आप मार्क करोगे, उसके अंदर जो हाइड्रोलिसिस होती है दैट हाइड्रोलिसिस इज टर्म्ड एज अनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्यों हुई वो मैंने बता दिया, कैसे हुई वो मैं भी बताती हूँ, ठीक है। क्यों हुई वो हमने डिस्कस कर लिया कि कभी भी हाइड्रोलिसिस में आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, हमेशा कौन सा वाला पार्ट हाइड्रोलाइज होता है, वीक कंपोनेंट। तो वीक यहाँ पे CH3COO नेगेटिव है और वो नेगेटिव है यानी कि अनायनिक है, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोलिसिस होने का मतलब क्या है, पानी के साथ रिएक्ट कराना। अब क्योंकि ये खुद निगेटिव है, अच्छा ये पानी के साथ भैया रिएक्ट कर रहा है, अब तुम बताओ पानी मतलब क्या,
पानी का मतलब कुछ और नहीं भैया जी, H+ और OH नेगेटिव होता है। अब अगर मैं CH3COO नेगेटिव को पानी के साथ रिएक्ट करने का मौका दूंगी तो नेगेटिव कभी नेगेटिव के साथ तो कंबाइन होगा नहीं, है ना। ये वाला CH3CO नेगेटिव पानी के अंदर से किसको पटाख से ले लेगा, किसका हाथ पकड़ लेगा जाके, H+ का, और H+ का हाथ पकड़ के बना लेगा CH3COOH। और पानी के पास से क्योंकि H+ चला गया तो पानी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, OH नेगेटिव। दिख रहा है, पानी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, OH नेगेटिव बच गया। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, ठीक है, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने से सॉल्ट को क्या किया था, तोड़ा था। स्टेप नंबर 1 में मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट को क्या किया था, तोड़ा था। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया, उस सॉल्ट की अनायनिक पार्ट की क्या की, हाइड्रोलिसिस की, ठीक है, हाइड्रोलिसिस किया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब मुझे बताओ, हमने प्रीवियस क्लास में एक नए प्रकार के कांस्टेंट के बारे में सीखा है। हाइड्रोलिसिस, जैसे एसिड अगर टूटता है तो आप उसके लिए K डिफाइन करते हो, बेस अगर टूटता है तो आप उसके लिए K भी डिफाइन करते हो, वाटर के टूटने के लिए KW डिफाइन करते हो, सॉल्ट के लिए KS भी डिफाइन करते हो। तो जब इस तरीके से आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो उस हाइड्रोलिसिस के लिए आप क्या डिफाइन करते हो, आप उसके लिए KH डिफाइन करते हो। क्या डिफाइन करते हो, KH। अब बताइए यहाँ पे KH क्या है, पिछली क्लास में सीखा है ना KH क्या है, राइट, पढ़ा है ना पिछली क्लास में हमने KH के बारे में। हाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए लिख देती हूँ कि KH होगा CH3COOH और यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर अपॉन में क्या, CH3COO नेगेटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके डन। ये मैंने बस जनरल सिखाया, अभी मैं कोई डेरिवेशन नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, जस्ट मैंने जनरली आपको लिख कर दे दिया। अच्छा, अब इसको भूल जाओ, ठीक है, ये KH लिख के भूल गए। अब आते हैं हम अपने, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, समथिंग कॉल्ड लेट अस से इक्वेशन नंबर A, ठीक है। अच्छा, ये पूरा वीडियो देखने के बाद अपनी नोट्स कॉपी को जब तुम रिकॉल करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये सारी चीजें हुई हैं। अभी एक साथ दिमाग में सब घुस रहा है ना, तो थोड़ी खिचड़ी जरूर मची होगी, बट नोट्स कॉपी को फिर रिवाइज करना तो बराबर चीजें दिमाग में जाएंगी। अब मैं तुम्हें 2 रिएक्शन लिखकर दिखाती हूँ, सिंपल सी, बराबर। अच्छा, जैसे कि ये मेरे पास एसिड है CH3COOH, इसको तोड़ो, बोलो क्या होगा, CH3COOO नेगेटिव प्लस H+। इसके लिए मैं कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करती हूँ, एवरीबडी नोस। इसके लिए हम लोग Ka डिफाइन करते हैं, बताइए Ka क्या होगा, CH3COO नेगेटिव और यहाँ पे H+, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका CH3COOH, राइट। कहीं गलती तो नहीं की ना मैंने, नो, बराबर है। अब उसके बाद ये देखो, ये कौन है, H2O, इसको मैंने तोड़ा, H+, अरे यार H+ और OH नेगेटिव में। वाटर के लिए बताओ हम क्या डिफाइन करते हैं, वाटर के लिए हम KW डिफाइन करते हैं, तो ये मैंने इसके लिए KW डिफाइन किया। KW बताओ क्या होगा, H+ और यहाँ पे OH नेगेटिव। अब छोटा सा ना अपना ब्रेन चलाओ, आपको इन दोनों इक्वेशंस को यूज करना है, ठीक है, एंड यू हैव टू क्रिएट दिस इक्वेशन, ठीक है, बाय यूजिंग दीज 2 इक्वेशंस, ठीक है। इन 2 इक्वेशंस को आपको यूज करना है एंड यू हैव टू क्रिएट, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट, क्या क्रिएट करना है भाई जी, आपको ये वाली इक्वेशन क्रिएट करनी है। इससे पहले भी ये काम किया है, नथिंग न्यू फॉर यू, ठीक है, कुछ भी नया नहीं कर रहे हो। तो कैसे बताओ हो जाएगा ये वाला पार्ट, अच्छा ब्लू कलर उतना बेस्ट नहीं है, ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सिंपली ऐड करूंगी तो क्या मेरे ऐड करने से वो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, क्या नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि CH3COO नेगेटिव के साथ H2O चाहिए। अगर मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो लेफ्ट से ऐड होगा, राइट से ऐड होगा, और CH3COO नेगेटिव राइट हैंड साइड में है और H2O मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट राइट वाले ऐड नहीं होंगे, है ना। तो उनको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, ऊपर वाली इक्वेशन क्योंकि मुझे चाहिए और उसमें मुझे CH3COO नेगेटिव के साथ H2O चाहिए, तो मैं एक काम करती हूँ, मेरी इस इक्वेशन को ना रिवर्स कर देती हूँ। किसी को भी कर सकते थे, ऊपर वाली को, ऊपर का जो राइट है उसको लेफ्ट में ले आओ या लेफ्ट को राइट में ले आओ, मैं नीचे वाले को कर देती हूँ। तो अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, H+, ये क्या बन जाएगा OH नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H2O। क्या रिवर्स करने से
इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट में क्या कोई चेंज आता है? बिल्कुल आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था, राइट। अब इस रिएक्शन का जो नया वाला इक्विलिब्रियम होगा के न्यू, वो के डब्ल्यू नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। तो रिएक्शन को रिवर्स करने से वो क्या कहलाएगा? 1/KW कहलाएगा। ठीक, बराबर। वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? 1/KW कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा अपना? 1/KW कहलाएगा। क्यों कहलाने वाला है, इसमें तो कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमने रिएक्शन को क्या कर दिया बताइए? रिवर्स कर दिया। हमने रिएक्शन को क्या कर दिया बताइए? रिवर्स कर दिया। इस वजह से तो अगर मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो मेरे को रिएक्शन का वो रेसिप्रोकल हो गया, बराबर, वो उल्टा हो गया। ये 1/KW हो गया। क्या हो गया? ये 1/KW हो गया, बराबर। किसी को यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत है तो पहले वो रोकना, स्क्रीनशॉट लेना और उसके बाद पहले अपना डाउट पूछना, ठीक है। अगर पोंगा पंडित के समान बैठे रहे और फिर बोलोगे कि नहीं अब तो मतलब नहीं समझा, तो वो नहीं होता है भाई। काम करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तुम चाहो तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी रिवर्स कर सकते थे, मैंने नीचे वाली को किया, ठीक है। मतलब मेरा जो नया वाला के न्यू है, उस के न्यू की वैल्यू इस के डब्ल्यू की जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू का मैंने सिर्फ क्या किया है? उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करने से हमारे पास नई वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो नाउ दिस इज, इस इक्वेशन के लिए जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ये है। नाउ लेट अस गिव इट इक्वेशन नंबर बी। ये आपका इक्वेशन नंबर बी, सॉरी इसको दे दो सी, इसको दे दो बी। अब एक बात बताओ, अगर तुम इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को रिवर्स करने के बाद वाली इक्वेशन को ऐड करोगे, इफ यू ऐड देम, तो ऐड करने से बताइए जरा मुझको, इफ यू ऐड देम, तो ऐड करने से क्या हो जाएगा आपके पास? ये H पॉजिटिव, एक मिनट, ये वाला H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव कट गया, ठीक है। अच्छा, तो क्या बचेगा? CH3COOH लेफ्ट साइड में है और नीचे में लेफ्ट साइड में कौन है? OH नेगेटिव। इक्विलिब्रियम का साइन, मतलब जो तुम चाहते थे तुमको वो मिल गया। डोंट यू थिंक? यही तो तुम चाहते थे ना कि ऊपर वाली इक्वेशन क्रिएट हो जाए, बराबर। यही तो तुम चाहते थे कि ऊपर वाली इक्वेशन क्रिएट हो जाए, तो वो तुम्हारी इक्वेशन क्रिएट हो गई। यही आपकी बहुत ही दिली तमन्ना थी और वो इक्वेशन क्रिएट हो भी गई। लेकिन जब दो रिएक्शंस को ऐड किया जाता है तो क्या उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को भी ऐड किया जाता है? नहीं, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। केमिकल इक्विलिब्रियम से बता रही हूं। तो पहली वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Ka। दूसरी वाली का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? 1/KW। दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तब आपको नया वाला क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तब आपको नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा। अच्छा, Ka की वैल्यू और 1/KW की वैल्यू को आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो Ka की वैल्यू देखो बी से कितनी है? CH3COO निगेटिव, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है वहां पे? H पॉजिटिव, ठीक है। एक मिनट, H पॉजिटिव कहाँ से आया? हाँ ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है वहां? H पॉजिटिव, अपॉन में लिखा हुआ है CH3COOH और इनटू में 1/KW की वैल्यू कितनी है? 1/H पॉजिटिव और यहाँ पे OH निगेटिव। इससे आपको नया वाला के न्यू मिलेगा। ये देखो, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा आपके पास? CH3COO निगेटिव, अपॉन में यहाँ आ जाएगा CH3COOH और यहाँ पे आएगा OH नेगेटिव। ये आ गई आपके पास के न्यू। अब तुम्हें नहीं लगता फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन, ये के न्यू छोड़ो, ये क्या है? ये आपका K/KW है। ये K/KW की वैल्यू आई। अब जरा मुझे इक्वेशन नंबर ए को देखकर बताओ, फ्रॉम कैपिटल ए, ये वाली जो चीज आपने लिखी है, ये वाली जो चीज आपने लिखी है, ये वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? KH कहते हैं। तो यहां से क्या दिख रहा है? ये तो सेम टू सेम वही है, यानी कि इक्वेशन नंबर ए कहता है कि दिस इज नथिंग बट KH। तो यहां से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हो गया, KH = Ka/KW, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कैसे, मैंने वो सिखाया है, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कैसे, तुम लोगों को ये फॉर्मूला कैसे आया अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। बट नहीं भी अगर याद रखना चाहते हो अपने छोटे से ब्रेन पे, अगर तुम दिमाग पे जोर नहीं डलाना चाहते तो प्लीज ये फॉर्मूला याद रखो। जब हम लोग तीनों टाइप के सॉल्व्स पढ़ लेंगे ना, तो तीनों टाइप के सॉल्व्स पढ़ लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ? आप लोगों का एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। एक मिनट, मैंने कुछ शायद उल्टा लिख दिया, मतलब मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगी कैसे कैसे करना है।
के फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए KH में CH3COOH ऊपर चाहिए था। अच्छा, तो ये जो आपका नया वाला है ये क्या है, ये 1/KH है, ये 1/KH है। ठीक है, ये नया वाला क्या है आपका 1/KH है इक्वेशन नंबर 1 को अगर ध्यान से देखोगे तो देयरफॉर यहाँ से KH की वैल्यू क्या आ जाएगी KW/KA। तो जब जब आप एक वीक एसिड प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो उससे जो नया वाला सॉल्ट बनता है उस नए वाले सॉल्ट के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड होता है। इस एक्सप्रेशन से आपको साफ साफ दिख रहा है कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके KA के, इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली यानी कि इनवर्सली का मतलब क्या, इसका मतलब क्या KA जिसका जितना ज्यादा होगा, KA ज्यादा होने का मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, KA ज्यादा होने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया तुमने गलती से तो K और KH का रिलेशनशिप कैसा है इनवर्स, तो KH उसका क्या हो जाएगा कम। KH उसका कम हो गया इसका मतलब कि उसकी हाइड्रोलिसिस उतनी ही कमजोर रहेगी, उसकी हाइड्रोलिसिस उतनी ही पुअर रहेगी। ठीक है, इसीलिए हमने लास्ट क्लास में ये चीज सीखी थी कि कमजोर लोगों की हाइड्रोलिसिस नहीं की जाती है और इस KH को और कुछ नहीं बल्कि हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हम लोगों ने अपना आज की क्लास का पॉइंट नंबर 3 देखा। पॉइंट नंबर 1 हमने क्या देखा कि सोल्यूशन एसिडिक रहेगा कि बेसिक रहेगा। पॉइंट नंबर 2 हमने ये देखा कि अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। पॉइंट नंबर 3 में हमने ये देखा कि KH की वैल्यू किस तरीके से हमने डिराइव करी। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि डेरिवेशन आए। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस में ये ना हो लिखने के लिए एग्जाम में, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि आया कैसे। और अगर मान लेते हैं तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर डालना नहीं चाहते हो तो कम से कम उसका एक्सप्रेशन याद रखो। अब चौथे पार्ट पे आते हैं। चौथे पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है, चौथे पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नामक के बला क्या है, जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे तब आप पढ़ते थे क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत की तो पढ़ते थे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अभी उसी आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ रहे हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, वही सेम चीज है, क्योंकि पानी में आप काम कर रहे हो तो अपन ने इसको नाम दे दिया कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसके लिए तुम्हें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी किस चीज की, हाइड्रोलिसिस की। यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी किस चीज की, हाइड्रोलिसिस की। चलो बोलो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन क्या होगी कि आपके पास कोई अनायन है। ऊपर वाले केस में बताइए मैंने क्या अनायन लिया था, CH3COO नेगेटिव। वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या बनाएगा, जैसे ऊपर समझाया था, अगर नहीं समझाया तो वीडियो को बैक करके उसको देख लेना वापस से। ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होगी। ठीक है, अच्छा अब तुम मुझे देखकर बताओ कि ये जो मैंने तुमको स्टेप नंबर 1 में ऊपर रिएक्शन लिख के दी थी इसमें क्या बताया था कि CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, C। अगर इस CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन C है तो स्टेप नंबर 2 में जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तब भी तो कंसंट्रेशन C ही रहेगी ना, चेंज तो होगी नहीं। तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि अभी फिलहाल क्योंकि मैं T = 0 पर हूं तो इसकी कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी है, C। अच्छा, वाटर जो हम लेते हैं ना वो एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं, तो इसको क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाता है तो एक्सेस क्वांटिटी वाली चीज की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया नहीं आया उसको हम इग्नोर करते हैं। तो उस वक्त T = 0 पे इन दोनों की कंसंट्रेशन 0 होगी। अब आती है बारी इक्विलिब्रियम की। तो जब तुम पहुंचे इक्विलिब्रियम पे तो इक्विलिब्रियम में तुम तो जानते हो कि C में से कुछ X गया होगा, इसमें X बना होगा, इसमें X बना होगा, बराबर। फिर हम लोग X में तो काम करते नहीं है, हम लोग तो काम क्या करते हैं याद करो, हम लोग उसको A अल्फा ले लेते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप A लेते हो तो यहाँ पे A अल्फा लिखना, अगर स्टार्टिंग में आप C ले रहे हो तो आप उसको C अल्फा लेना, बराबर। जिन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम किया है उन प्राणियों को ये सारी बातचीत समझ रही है। अब जिन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ऐसा किया है चलते में चैप्टर को निपटा दिया है, उनको ये बात अभी दिमाग में घुस भी नहीं रही होगी। ठीक है, तो X की जगह बताओ हम लोग क्या लिखते हैं, X की जगह क्या लिखेंगे, A अल्फा। A मतलब जो इनिशियल वैल्यू है, तो इनिशियल वैल्यू फिलहाल मेरे क्वेश्चन में C है, और अल्फा हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए यूज करते थे। अभी क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है तो यहाँ पे यूज करेंगे H।
और यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ओके। अब मैं कहती हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए KH लिखो। तो बताओ KH कैसे लिखते हैं? लास्ट क्लास में सीखा है, अभी ऊपर ऊपर भी सीखा है। KH का एक्सप्रेशन लिखने को कहा है, KW/KA मत लिख देना, एक्सप्रेशन लिखो। ये लिखा तुमने मेरे पास KH का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये जो KH का एक्सप्रेशन है इसमें वैल्यूज पुट करो। CH3 COOH की जगह CH, इसकी जगह CH, अपॉन में इसकी जगह पे क्या आ जाएगा C माइनस CH, तो C कॉमन निकाल लूंगी तो 1 माइनस H आ जाएगा। ये ऐसा लग रहा है कि इसके आगे 1 है, बट वो 1 है नहीं, तो उसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। ये 1 माइनस H, यहाँ पे C, ठीक है। ओके, एक C कट गया, तो यहाँ से KH की वैल्यू कितनी आ गई? CH² अपॉन में 1 माइनस H। ये मेरे पास KH की वैल्यू निकल कर आती है किस क्वेश्चन के लिए? आप लोगों के जब एक ऐसा सॉल्ट दिया हो जो कि क्या हो, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हो, ठीक है। एकदम याद करो, यही सेम चीज याद करो, K अल्फा इक्वल टू C टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वहां पे भी हमने पढ़ा था। अब यहां पे देखो निकलते हैं इसके दो ब्रांचेस। अब दो ब्रांचेस क्या कहती हैं? वही पुराना खेल, जब आप लोग पढ़ते थे क्या कहते हैं, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या सीखते थे कि अगर मानकर चलिए मैडम कि ये H की वैल्यू को हमने इग्नोर किया, H की वहां पे बस फर्क इतना था कि H की जगह वहां अल्फा होता था और कुछ नहीं। अगर मैं इस H की वैल्यू को इग्नोर कर देती हूं तो मेरे पास इक्वेशन आएगी KH इक्वल टू C टाइम्स ऑफ H² बराबर, जिसको मैं लिख सकती हूँ H इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH/C बराबर। ओके, लेकिन अगर मैंने H की वैल्यू इग्नोर नहीं की, H इज नॉट इग्नोर्ड, तब मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी? क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। याद आ रहा है? देन सॉल्व क्वाड्रेटिक। फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आप क्या करते थे? H की दो वैल्यूज निकालते थे, वहां पे बस H की जगह अल्फा होता था और कोई चीज तो था नहीं, दैट्स ऑल। हाँ बिल्कुल याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर कब इग्नोर करना है, कब इग्नोर नहीं करना है, ये भी तुमको बताया था। कुछ पावर्स में हम काम करते थे कि अगर मानकर चलो इसकी पावर 10 की पावर -4 से छोटी आई तब इग्नोर करना, अगर नहीं आई तो मत करना। कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बस वो वाला टॉपिक एक बार रिकॉल कर लेना। तो ये मेरे पास H का एक्सप्रेशन आ गया। ये पूछा जाता है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है कि एक ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड और क्या नाम है आपके स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, उसके लिए आप H की वैल्यू बताइए क्या होगी, ये पूछा जाता है। अब इसी सेम एक्सप्रेशन को मैं और मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ। कैसे? आई नो व्हाट इज KH, अभी अभी हमने प्रीवियस स्टेप नंबर 3 में डिराइव किया है। KH इज KW अपॉन KA, ये लो, तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये आपके एक और H का एक्सप्रेशन आपके हाथों में आ गया है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास H की वैल्यू आ गई, यही तो हम ढूंढने चले थे। सो वी आर डन, यस वी आर डन। अब इसके बाद एक आखिरी चीज, लग रहा होगा कि अरे यार कितना लंबा चले जा रहा है। बिल्कुल, इसमें फॉर्मुलेज हैं बहुत सारे, और ऐसा नहीं है कि फॉर्मुलेज कुछ रट्टाफिकेशन से आ रहे हैं, सब हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, सब हम डिराइव कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये सारे फॉर्मुलेज और सारा डेरिवेशन आप अपनी कॉपी में लिख लोगे, और फिर जब इसके न्यूमेरिकल्स अभी मैं बनाऊंगी और तुम देखोगे कि किस तरीके से बनाते हैं, तो तुम्हें ये टॉपिक उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? आसान लगेगा। अरे भाई तो कितना आसान था करके, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब पीएच कैसे निकाले भाई? तो देखो, पीएच निकालने के लिए कोई टेंशन की नीड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ऑब्जर्व अबोव रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, उस रिएक्शन में मुझे देखकर बताओ कि OH निगेटिव की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? X के बराबर है। पकड़ो ये देखो, OH निगेटिव इज X, दैट इज CH, है ना। ओके, अब मुझे बताओ CH में से H की वैल्यू तो अभी अभी हमने ढूंढ के निकाली, तुम चाहो तो KH अपॉन C भी यूज कर सकते हो, डिपेंड कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें KH गिवन है तो आप ये वाली वैल्यू यूज करो, ठीक है। मैं ऑप्शन देती जाती हूं तुम्हें, और बाजू में सॉल्व कर लेंगे। C को मैं अंडर रूट के अंदर लेकर जाती हूं तो वो बन जाएगा अंदर जाने के बाद C² इंटू KH अपॉन C, जिसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करती हूँ तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन यहाँ से कितनी आ जाएगी?
अंडर रूट ऑफ KH मल्टीप्लाई बाय C। डन। ये एक एक्सप्रेशन आ गया। इससे आपको OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मिल गई। इससे आपको क्या मिल गई? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मिल गई। बट मैडम OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाल के क्या करेंगे? आप इसका क्या ले लो भैया, आप इसका माइनस ऑफ लॉग बेस 10 ले लो। इसका माइनस ऑफ लॉग बेस 10 लेने से क्या फायदा होगा? आपको वहां से POH मिलेगा। आपको वहां से क्या मिलेगा? POH। ठीक है। अच्छा, और जब POH मिल जाएगा तब क्या करेंगे? तब ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, PH प्लस POH एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 14। POH पता है, PH आ गया तो माइनस करके PH आ गया, खत्म कहानी। ये हो गया एक तरीका। अच्छा, अब मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको KH की वैल्यू दीच नहीं है, फिर क्या करना है? तब भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। हमें पता है ना कि OH नेगेटिव क्या होता है? X के बराबर होता है। X क्या होता है? CH होता है। अब H की वैल्यू अगर आपको KH के टर्म्स में नहीं पता तो ये वाली वैल्यू यूज कर लो, ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू को अगर C को अंदर ले जाओगे तो C² KW अपॉन में वो KA इंटू C, ऊपर का C नीचे का C कट गया, क्या आएगा? C इंटू KW अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास? KA। एक मिनट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब यहां से ये OH नेगेटिव की वैल्यू डन हो गई। अब इस OH नेगेटिव की वैल्यू को यूज करो अगर KW और KA दिए हैं तो, और यहां से आपका फिर एंटी लॉग ले लो और एंटी लॉग लेकर आपके पास POH कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। मैं तुम्हें एंटी लॉग लेकर दिखा भी देती, एक फॉर्मूला मैं तुम्हें डिराइव करके दे भी देती, बट कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। कई लोग पता है इसको क्या करते हैं, देखो अगर तुम बुक्स की बातचीत करोगे ना तो बुक्स वाले ना इसको ऐसा करते हैं, बट मेरे हिसाब से तो यार फॉर्मूला रटने की कोई नीड होनी नहीं चाहिए कि इंसान को कंसेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप अगर वो काम करे तो उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। हम ये जानते हैं कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो KW होता है। अब आपको OH नेगेटिव कितना दिया है? OH नेगेटिव की वैल्यू आपको ये दी हुई है अंडर रूट ऑफ KH बाई C। तुम चाहे इसको यूज करो या चाहे तुम उस बाजू वाले को यूज करो, किसी को भी यूज करो। तो अगर मैं यहाँ में लेट अस इमेजिन कि H पॉजिटिव की यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन निकाल ली, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, KW इंटू में KA। ठीक है, एक मिनट, हाँ, अपॉन में C। देख लेना भाई कैसे। और उसके बाद अब मैं इसका दोनों तरफ ना लॉग ले लो। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग बेस 10 H पॉजिटिव और माइनस में लॉग लो, बल्कि माइनस ऑफ लॉग बेस 10। इसके अंडर रूट को मैं क्या लिख सकती हूँ? पावर हाफ लिख सकती हूँ। फिर लॉग की प्रॉपर्टीज लगाओ। मैं डिराइव करके नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए एक नॉनसेंस है इसको डिराइव करना। मैं तो कभी किसी फॉर्मूले को रटने को भी इवन तुम्हें नहीं कहूंगी कि ये फॉर्मूला रटो, ठीक है, क्योंकि बट बुक्स में लिखा रहता है, सो देयरफॉर आई एम गिविंग यू इन अ रिटन मैनर की ये देखो ऐसा है फॉर्मूला, बट ये आता कैसा है मैंने तुम्हें हिंट दे दी है। अब माइनस ऑफ लॉग बेस 10 H पॉजिटिव इज नथिंग बट PH। राइट हैंड साइड में आप लॉग की प्रॉपर्टीज लगाओ। अब जैसे ही इस तरफ लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे ना, आपके पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला निकल के आता है, हाफ PKW प्लस हाफ PKA, ठीक है, और प्लस हाफ ऑफ लॉग C। C यहाँ पे क्या है? वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ली थी ना तब। लेकिन इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, इसीलिए मैं फॉर्मूला यूज करने को मना करती हूँ। ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब आप अपने H की वैल्यू निकालने गए और आपने ये देखा कि हाय मेरी H की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -1 आई है, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। और कुछ लोग तो इससे भी एक स्टेप महान रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एट 20 में से महान नहीं बोल सकते, कल को क्वेश्चन की भी डिमांड हो सकती है कि बताओ इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से पूरी दुनिया जानती है कि PKW होता है कितना आपका 14। तो यहाँ पे वो लोग PKW बस पुट कर देते हैं बेचारे। तो यहाँ से PH का एक और फॉर्मूला पैदा हो जाता है 7, फिर बाजू में से हाफ कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में आ जाता है PKA प्लस में ये लॉग C। ये लो, ये एक और PH का फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से वो लोग PH के फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं, बट आई डू नेवर सजेस्ट यू कि आप इस तरीके से फॉर्मूले को रटो और उसके बाद आप उसको डिराइव करो। हाँ, अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल को MCQ वाले टाइप में क्वेश्चंस में कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अगर कोई सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर से बनता है
तो बताइए कि वो सॉल्ट का पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, आइदर इन दिस फॉर्मेट और इधर इन दिस फॉर्मेट. बट फॉर डूइंग द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आप ये वाली टेक्निक को यूज करिए, नेवर. मेरे हिसाब से तो आप इक्वेशन लिखो कायदे से, जैसा पढ़ते आ रहे हो, इससे ये निकला, इससे ये निकला, इससे ये निकला, इससे ये निकला, उसी स्टेप से आप आगे जाओ. क्यों OH नेगेटिव से भाई तुम H पॉजिटिव निकालने में पड़े हो? OH नेगेटिव आ गया, उसी का एंटी लॉग लो, POH आ जाएगा, 14 में से माइनस करो, PH आ जाना है ना. लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगेन एक बात का ध्यान रखना है, H को आप तभी इग्नोर करेंगे जब आपके H की वैल्यू के लिए ये कंडीशन चल रही हो. इससे पहले भी तुमने ये काम किया है. हम क्या करते हैं, पहले इस फॉर्मूले को यूज करके H निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारा H इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. आई थिंक मैंने 10⁻² बताया था, एक बार चेक कर लेना, ठीक है. और उसके बाद यदि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है तो इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक लेते हैं. तो जिन लोगों को प्रीवियस क्लासेस याद है उन लोगों को अभी मेरी बक 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 भी समझ में आ रही होगी. बट जिन लोगों को प्रीवियस क्लासेस याद ही नहीं है, पूरा आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम चल रहा है, उनको तो पूरी मतलब पूरा सर के ऊपर से जा रहा होगा अभी पूरी बातचीत, ठीक है. इसके क्वेश्चंस जो है मैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूंगी, इस वीडियो में मैं नहीं डाल रही हूँ, ठीक है ना. अच्छा, इसमें बस एक आखिरी पॉइंट लिखकर हम खत्म करते हैं. अब बताओ कि जो मेरे पास जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हम लोगों का बेसिक है. अब क्योंकि मेरा सोल्यूशन बेसिक है तो अगर ऐसे बेसिक सोल्यूशन में कौन सा लिटमस पेपर डालना चाहिए, ब्लू की रेड? ऑब्वियसली रेड. तो आप अगर रेड लिटमस पेपर डालोगे तो आपका रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में. अब इसी फालतू सी चीज को अलग अलग तरीकों से भी पूछा जा सकता है कि बताइए फिनोप्थिलीन डाला तो क्या होगा, वगैरह वगैरह. तो जो भी तुमने 9th या 10th में एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ी थी उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो कि अच्छा फिनोप्थिलीन एसिड में ये कलर चेंज देता है, बेस है तो इसमें ये देगा. बट लिटमस पेपर इज वेरी क्वाइट कॉमन एग्जाम्पल, देयरफॉर आई एम यूजिंग दिस वन, ठीक है. तो याद रखेंगे फॉर्मुलेस तुम चाहो तो इस स्टेप में लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आसानी से डिराइव कर सकते हो. अगर डिराइव नहीं हो रहा है तो मेरे पास अटेम्प्ट भेजना, ठीक है, मैं उसमें कहाँ तुम्हारी गलती हुई है उस चीज को पूरा पॉइंट आउट करके दूंगी. अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर आपने एक वीक बेस लिया है और अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो उसके लिए यही सेम पूरे फॉर्मुलेस डिराइव करेंगे, ठीक है. और उसके बाद फिर एक तीसरी क्लास होगी जिसमें आप ये देखेंगे कि अगर आपके पास दोनों ही कंपोनेंट वीक है, एसिड भी वीक बेस भी वीक, तो क्या होगा, ठीक है. और उसके बाद फिर चौथी क्लास लेंगे, जिस चौथी क्लास में हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि इतने सारे फॉर्मूले को हम याद कैसे रखें. और 5वीं क्लास में फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पे बातचीत करेंगे, ठीक है, मतलब सारे डेरिवेशंस होने के बाद, ठीक है. ये हम लोगों का काम रहेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को लेकर. तो अभी इसके बाद एक और वीडियो, उसके बाद हम इसको रोकेंगे, फिर वीक एसिड और वीक बेस वाला जो पार्ट है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है.